हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का ये वीडियो सेशन है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 3। अभी तक हमने इस चैप्टर में जो कवर कर लिया था, रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, रिसोर्सेज क्या होते हैं पढ़ा था, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, और रिसोर्सेज की कैसे हमें प्रॉपर प्लानिंग के तहत चलना चाहिए वो हमने पढ़ा था। तो अगर आपने अभी तक पहले 2 वीडियो सेशन नहीं देखे हैं, आप उनको देख लीजिए, उसके बाद ही आपके लिए ये वाला वीडियो सेशन हेल्पफुल रहेगा। तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो सेशन की ओर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट वीडियो सेशन में रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था संसाधन नियोजन यानी कि रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आ सकता है कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो यहां पे इस प्रोसेस के अंदर 3 तरह की चीजें आती हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। पहला क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन के आंसर याद करने हैं आपने कीवर्ड्स को सर्च करके चलना है। जैसे कीवर्ड्स अगर मैं इंग्लिश में से उठाऊं तो मैं इसमें क्या उठाऊंगा, सर्वे करना। अब जब आप किसी चीज का सर्वे करते हो तो उसी में क्या आ जाती है कि आप उसकी रिसर्च करोगे, आप उसकी क्वालिटी क्वांटिटी चेक करोगे। इसी तरह ही हिंदी से हम कीवर्ड उठा लेते हैं सर्वेक्षण। कीवर्ड्स उठाने का फायदा यह होता है कि आपको एग्जाम में चाहे पूरी स्टेटमेंट याद ना रहे, अगर कीवर्ड भी याद रहेगा तो आप उससे बड़े इजिली क्वेश्चन का आंसर बना सकते हो। और जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उन्हीं पे ही चेक करने वाले की नजर जाती है। तो इसलिए जब भी कोई आप ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हो जिसमें काफी सारी थ्योरी इन्वॉल्व है, तो आप उसमें से कीवर्ड्स उठा लिया करो, आपकी आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो पहले में हमने क्या उठा लिया कि हमें रिसोर्सेज का सर्वे करना है। सर्वे में क्या जाता है, पहले तो ये चेक करो कि वो कहां पाए जाते हैं, उनकी क्या क्वालिटी क्वांटिटी है, कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको ये चीज मिल जाए तो दूसरे में हमने क्या करना है, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान तैयार करना है, यानी कि हमें जो संसाधन विकास योजना है वो तैयार करनी है। तो क्या तैयार करना है, कीवर्ड्स क्या आ जाएगा दूसरे पॉइंट में कि ये जो भी हमने रिसोर्सेज ढूंढे हैं, इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट प्लान हमें तैयार करना है। डेवलपमेंट प्लान हमें तैयार करना है, एक ढांचा तैयार करना है कि ये जो रिसोर्सेज हैं हम इनको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट में हमने क्या करना है, जो भी आरडीपी जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान हमने सेकंड स्टेप पे कवर किया है उसको मैच करना है किससे, एनडीपी नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। तो ये 3 कीवर्ड्स आप याद रख लीजिए, ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इनको अच्छे से लर्न करना। तो कैसे, कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं, पहला सर्वे करना, दूसरा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान तैयार करना, और तीसरा उसको एनडीपी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करना। क्यों मैच करना है, जब आप नेशनल डेवलपमेंट प्लान से उसको मैच कर दोगे, उसके अकॉर्डिंगली बजट वगैरह पास होगा, फंड्स वगैरह होंगे जो उस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान के लिए दिए जाएंगे। और हमें पता है कि इंडिया के बारे में जब हम बात करते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि साउथ से लेके नॉर्थ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया में जो रिसोर्सेज हैं वो रिच हैं, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। लेकिन हर स्टेट में हर तरह के रिसोर्सेज नहीं पाए जाते। जैसे राजस्थान में हमने देखा था सोलर एंड विंड एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, बट वाटर रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए वहां पर डेवलपमेंट अच्छी नहीं है। अगर वहां पे वाटर रिसोर्सेज पहुंचा दिए जाएं तो वहां पे डेवलपमेंट हो जाएगी और हम सोलर और विंड एनर्जी को भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि सभी, हमें किस चीज की जरूरत है कि यूनिफॉर्म रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि पूरी कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर स्टेट में बराबर करने की कोशिश करना। जिस स्टेट्स में ज्यादा पाए जाते हैं और जिस स्टेट्स में नहीं पाए जाते तो वहां से उसको उस स्टेट में पहुंचाया जाए जहां पे वो रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं पाए जाते। उससे क्या होगा, एक स्टेबिलिटी आएगी, और सारे देश में जब यूनिफॉर्म रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी तो तभी डेवलपमेंट एक बड़े लेवल पे पॉसिबल है, तभी अच्छे से डेवलपमेंट हमारे देश में हो पाएगी और हमारा देश आर्थिक रूप से भी और विकास के रूप से भी हर तरीके से तरक्की करेगा। ठीक है, तो ये रिसोर्स प्लानिंग हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, तो हमारा एक बार फिर से रिवीजन हो गया। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने फिर से रिवाइज कराया है, अच्छे से तैयार करेंगे आप लोग। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जब हम इंडिया की बात करते हैं, सॉरी पीछे चलते हैं, एक बार फिर से पिछली स्लाइड पे चलते हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं, जब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं, तो देखो, अगर मैं एंशियंट टाइम्स की आपसे बात करूं, कुछ पुराने समय की अगर मैं आपसे बात करूं, तो हमने देखा कि भारत में जो यूरोपियंस हैं वो 15 सेंचुरी से ही आने शुरू हो गए थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, यह चीज आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहले इंडिया में कौन आए थे, पोर्तुगीज आए थे, फिर डच आए थे। पोर्तुगीज कहां से आए थे, पोर्तुगल से आए थे। डच कहां से आए थे, नीदरलैंड से आए थे। देन इंग्लिश आए थे, जिनको आप अंग्रेज बोल देते हो। ये कहां से आए थे, ब्रिटेन से आए थे। उसके बाद डेन्स आए थे डेनमार्क से।
और फिर हमारे फ्रेंच आए थे हमारे पास, कहां से आए थे? फ्रांस से आए थे। तो इसको हम याद रखने के लिए की भी बना लेते हैं इसकी, PDEDF, ताकि हमें याद रहे कि कौन से यूरोपियन सबसे पहले आए थे, अंग्रेज कौन से नंबर पे आए थे। अगर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, इस चैप्टर से लिंक नहीं है बट फिर भी एक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, आपके काम आएगी ये चीज हिस्ट्री वगैरह जब आप पढ़ोगे। लॉन्गेस्ट रूलिंग, भारत में सबसे लंबे समय तक कौन रहे? लॉन्गेस्ट रूलिंग की, सॉरी लॉन्गेस्ट रूलिंग की नहीं, लॉन्गेस्ट रूलिंग में कौन रहे? लॉन्गेस्ट रूलिंग की अगर बात आती है कि लंबे समय तक शासन किसने किया, तो आएंगे कौन? अंग्रेज। आपको पता है कि भारत 1947 में आजाद हुआ, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट रेजिडेंट की बात आती है, यानी कि लंबे समय तक सबसे ज्यादा भारत में कौन से यूरोपियन रहे, तब आएंगे आपके पास पोर्तुगीज। क्यों आएंगे? क्योंकि 1961 तक जो गोवा था वो किन के अंडर था? पोर्तुगीज के अंडर था, ठीक है। तो फिर हमने सैनिकों वगैरह की, अपनी आर्मी की हेल्प लेके ऑपरेशन विजय किया था। कौन सा ऑपरेशन किया था? ऑपरेशन विजय, जिससे हमने गोवा को पोर्तुगीज से अलग करवाया था। तो ये चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन ये हो कि भारत में सबसे लंबे समय तक कौन से यूरोपियन रहे? पोर्तुगीज। और भारत में सबसे लंबे समय तक किन यूरोपियंस ने शासन किया था? तब अंग्रेज आपका आंसर आएगा, क्योंकि उन्होंने भारत के ऊपर क्या किया था? रूल किया था। तो हमने देखा कि ये उस टाइम पे इतने सारे यूरोपियन भारत क्यों आ रहे थे, इतने किलोमीटर का सफर जो ये तय करके आ रहे थे, क्यों आ रहे थे? इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जो इंडिया है वहां पे क्या थे हमारे पास? रिच रिसोर्सिस। इंडिया में शुरू से ही जो रिसोर्सिस हैं, संसाधन हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इंडिया की बहुत चीज़ें जो है वो वर्ल्ड फेमस हैं। कॉफ़ी हो गई, टेक्सटाइल्स यानी कि जो इंडिया में जो कॉटन वगैरह पाई जाती है वो, तो इस तरह की यहाँ के स्पाइसेस हो गए, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सिस हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं। लेकिन दिक्कत क्या थी? अगर इंडिया में इतने ज़्यादा अच्छे रिसोर्सिस थे तो फिर इंडिया वहाँ की कंट्री से क्यों पीछे रह गया? इसलिए पीछे रह गया कि इन यूरोपियंस के पास उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी वो हमारे पास नहीं थी। तो आप एक चीज समझना कि अगर आपके पास रिसोर्सिस हैं, अगर आप उसको यूज ही ना कर पाए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो रिसोर्सिस के साथ हमारे पास क्या होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कह देता हूं कि अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, गाड़ी भी क्या एक रिसोर्स ही तो है, आपके पास मैं ब्रांड न्यू गाड़ी खड़ी कर देता हूं बट आपने वो गाड़ी, आपने जिंदगी में पहली बार कार देखी और आपको चलानी नहीं आती, क्या वो रिसोर्स आपके किसी काम का हुआ? नहीं। तो उसको चलाने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? स्किल्स भी होनी चाहिए, राइट। तो उस रिसोर्स का ही तो फायदा उठा पाओगे जिसको आप यूज कर पाओ। अगर आप किसी रिसोर्स को यूज ही नहीं कर पाओगे तो वो रिसोर्स आपके किस काम का हुआ? तो यही चीज यहां पे आती है कि अगर हमें किसी देश की डेवलपमेंट करनी है, तो भारत की उस टाइम पे डेवलपमेंट, भारत बाद में डेवलप हुआ, लेकिन उससे पहले यूरोपियन जो पावर्स थी वो क्यों डेवलपमेंट की ओर तेजी से बढ़ रही थी? क्योंकि उनके पास क्या थी? टेक्नोलॉजी। लेकिन एक चीज याद रखना, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, स्किल्स थी, बट रिसोर्सेज उनके पास नहीं थे। तो यही एक कारण था कि वो भारत में रिसोर्सेज ढूंढते ढूंढते पहुंचे, उनको भारत से रिसोर्सेज मिले। रिसोर्सेज का मतलब कि जो यूरोपियंस थे उन्होंने भारत से क्या उठाना शुरू कर दिया? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, यहां पे बड़े सस्ते दाम से वो कॉटन ले जाते थे, वहां पे उनके पास इंडस्ट्रीज थी, कपड़े की इंडस्ट्रीज, वहां पे वो जाके उन्हीं कॉटन्स को किसमें, उन्हीं जो कॉटन लेके गए थे उसी को किसमें कन्वर्ट कर देते थे? गारमेंट्स में। और उन्हीं गारमेंट्स को इंडिया में आके बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। इसी कारण वो कंट्रीज यहां से बहुत पैसा कमा रही थी, इसलिए उनका यहां से जाने का मन नहीं कर रहा था। तो बाद में उन्होंने क्या डिसाइड किया? आए तो थे वो ट्रेडर बन के, व्यापारी बन के, और बाद में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि यार हम तो यहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने बाद में क्या करना स्टार्ट कर दिया? रूल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, व्यापारियों से वो क्या बन चुके थे? रूलर बन चुके थे। तो उस शासन करने का कारण यही था कि अगर हम यहाँ शासन करेंगे तो हम यहाँ के रिसोर्सेज का और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते जाएंगे, हमारी कंट्रीज और ज्यादा रिच होती जाएंगी। लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं था कि इंडिया का क्या बनेगा, उन्हें सिर्फ अपने पर्सनल प्रॉफिट से मतलब था। ठीक है, तो ये कहानी थी, यही कारण था कि भारत में इतने तरह के जो यूरोपियंस आए और भी कितने फॉरेनर्स आए, उनका यहाँ आने का रीजन यही था कि इंडिया शुरू से ही रिसोर्सेज में रिच रहा है और आज भी है। लेकिन आज धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इंडिया में भी इंडस्ट्रीज का सेटअप हो रहा है। स्टिल इंडिया डेवलपिंग कंट्री में, इंडिया अभी भी उतना डेवलप नहीं हुआ है जितना वेस्टर्न कंट्रीज हैं। तो हमने क्या देखा कि अगर इंडिया में रिसोर्सेज हैं
लेकिन उसके साथ साथ हमें किस चीज की जरूरत है? टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है और स्किल्स की भी जरूरत है, तभी फायदा है, तभी डेवलपमेंट प्रॉपरली हो पाएगी। इनमें से अगर एक भी फैक्टर नहीं है, उससे काम नहीं चलेगा। अब स्किल्स का क्या मतलब है? सपोज आपने यहां पे कोई रिसोर्सेज, राजस्थान में कोई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, आपके पास पैसा है तो आप टेक्नोलॉजी भी ले आए, आप फौरन से टेक्नोलॉजी ले आए, लेकिन वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो आपने लगाई है। अब उस फैक्ट्री को चलाने के लिए वर्कर चाहिए, आप सारा काम खुद थोड़ी ना करोगे। मान लो आपको कम से कम करीब करीब 500 वर्कर चाहिए। कितने वर्कर चाहिए? 500 वर्कर चाहिए। अब वो 500 के 500 वर्कर भी आपने ढूंढ लिए, लेकिन उन 500 वर्कर में से एक भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको वो टेक्नोलॉजी, वो मशीन जो आपने ला के रख दी, उसको समझ ही नहीं आ रही कि चलानी कैसे है। तो आप एक बात बताओ, अब आपके पास रिसोर्सेज भी आ गए, टेक्नोलॉजी भी आ गई, बट स्किल्स नहीं आई। स्किल्स में ह्यूमन रिसोर्सेज आ जाते हैं, यानी कि जो वहां पे जिन वर्कर्स को हमने काम करवाना है उनको वो स्किल्स आती ही नहीं है, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस ही नहीं है कुछ ऐसा, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज हो जाएं, टेक्नोलॉजी हो जाए, लेकिन स्किल ना हो, तब भी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, तब भी विकास संभव नहीं है। तो विकास के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें उसी उपयुक्त जो तकनीक होनी चाहिए वो हमारी, टेक्नोलॉजी का मतलब है हमें तकनीक चाहिए, रिसोर्सेज का मतलब है हमें संसाधन चाहिए, और स्किल का मतलब है हमें कौशल विकास भी चाहिए। तभी क्या पॉसिबल है? डेवलपमेंट पॉसिबल है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिसोर्स प्लानिंग के लिए किन किन, रिसोर्स प्लानिंग में डेवलपमेंट के लिए किन किन चीजों को, किन किन फैक्टर्स को हम साथ लेके चले। और ये जो मैंने सारा यूरोपियंस के बारे में बताया, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इससे रिलेटेड ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प करेगी। जब आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखना, रिवाइज करना, और इस चैप्टर के अंदर तो चाहे ना नोट करना, आप अलग से नोट्स बना के या एक्स्ट्रा जीके करके एक सेक्शन अलग से बना के उसमें नोट कर सकते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हमें रिसोर्सेज की डेवलपमेंट भी समझ आ गया, रिसोर्सेज की हमने प्लानिंग भी कर ली। अब आपने विकास के बारे में सोच लिया कैसे करना है, प्लानिंग भी कर ली, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कंजर्वेशन। हमें संसाधनों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। संरक्षण करना मतलब उन्हें बचा के रखना फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। अगर आज ही आप सारे रिसोर्सेज को खत्म कर दोगे तो फ्यूचर में तो हमारे पास कुछ नहीं बचने वाला। तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी उनका काम कैसे चलेगा भाई? अगर आज ही आप सारा पानी वेस्ट कर दोगे, आज ही सारे फॉसिल फ्यूल वेस्ट कर दोगे, तो फ्यूचर जनरेशंस क्या करेंगी? तो रिसोर्सेज की कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। अब ये जो लाइन है जो गांधी जी ने कही थी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि ये लाइन किसने कही थी। आपको ये लाइन दी होगी और ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, काफी सारे जो फेमस लोग हैं उनके नीचे एमसीक्यूज की फॉर्म में आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको चूज करना होगा राइट। तो याद रखना गांधी जी ने क्या कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। वो कहते थे कि अगर हमारी अर्थ की हम बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो इंसान की जितनी जरूरतें हैं उससे कहीं ज्यादा रिसोर्सेज हमारी पृथ्वी पर हैं। बट जब इंसान की जरूरत की बात नहीं हो रही, इंसान के लालच की बात हो, ग्रीड का मतलब क्या है? लालच। लेकिन अगर इंसान के लालच की बात करें तो हमारी अर्थ पर पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती। अगर आपका काम चलता है, अगर आपको 1 किलोमीटर के डिस्टेंस तय करके मार्केट में जाना है, आपके पास, आप पैदल भी जा सकते हो, ठीक है, आप साइकिल पर भी जा सकते हो, वो भी आपके पास है, आपके पास एक्टिवा भी है मान लो, और आपके पास कार भी है। लेकिन आप क्या करते हो कि मेरे को तो जहां मर्जी जाना हो मैं तो कार पे ही जाऊंगा। तो ये भी एक तरह का किसका एग्जांपल हो गया कि हम रिसोर्सिस को क्या कर रहे हैं? ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, या ये कह सकते हो, या उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उन्हें जबरदस्ती खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जो काम पैदल या साइकिल पे हो सकता है, अगर आप उसको भी अपने लालच की वजह से, अपने पर्सनल प्रॉफिट की वजह से, ये ना सोच के चलते हुए कि भाई मेरे इस काम की वजह से फ्यूचर जनरेशन को क्या नुकसान होगा, बट फिर भी आप वो काम कर रहे हो, इसको बोलते हैं कि रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। तो ऐसे बहुत लोग हमारे समाज में पाए जाते हैं। आई होप कि आप ऐसा नहीं करोगे। तो यही काम, ये देखो, यही चीज गांधी जी ने कही थी, और गांधी जी के समय में और आज के समय में तो और ज्यादा फर्क आ चुका है। आज डेवलपमेंट एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी है, फैक्ट्रीज लग चुकी हैं, पॉल्यूशन बढ़ चुका है। आपको मैंने बताया भी था कि रिसोर्सेज का जब हम ओवर यूटिलाइज करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स मैंने आपको पहले ही शेयर की हुई हैं कि जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर चल रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए और हमारे लिए बहुत घातक होने वाली आने वाले टाइम में। अगर ये ऐसी बढ़ती चली गई तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरी की पूरी जो अर्थ है वही खत्म हो जाए, यानी कि पूरी पूरी लाइफ ही खत्म हो जाए।
तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में ये चीज का ध्यान रखना है कि सबके पास उनकी नीड के अनुसार ही रिसोर्सेज हों। अगर उनके पास उससे ज्यादा हैं तो वो उनको उनके साथ शेयर करें जिनके पास उन रिसोर्सेज की कमी है। इस चीज पे गांधी जी ने बहुत जोर दिया था। इस चीज के लिए बहुत डेवलपमेंट प्लान भी ऑल ओवर द वर्ल्ड तैयार किए जा रहे हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, जब हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि भू संसाधनों के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स भी हैं लैंड रिसोर्स। क्योंकि लैंड के ऊपर ही आप क्या कर रहे हो, हर तरह की एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, यानी कि आर्थिक जितने भी व्यवसाय वगैरह हैं, फैक्ट्रीज हैं, आपके एग्रीकल्चर, सब कुछ कहाँ हो रहा है, लैंड पे ही तो हो रहा है। तो इसलिए जो, और लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमें प्रकृति से मिला है। तो इसलिए हमें इसको भी बड़ा इंपॉर्टेंट वे में और बड़े अच्छे वे में यूज करने की जरूरत है, बिकॉज ये भी फाइनाइट मैग्नीट्यूड का है। फाइनाइट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि ये लैंड रिसोर्स भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, लैंड की क्वालिटी डाउन हो जाना। तो आपने देखा होगा कि आज हमें एग्रीकल्चर में कितनी तरह के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर यूज करने पड़ रहे हैं उतनी प्रोडक्शन करने के लिए जितनी पुराने समय में बिना कुछ इस्तेमाल करे ही हो जाया करती थी। ठीक है, तो ये सारा क्या हो रहा है, लैंड की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डाउन हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एग्रीकल्चर जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा, फसलें नहीं हो पाएंगी तो इंसान को खाना कहां से मिलेगा। सो लैंड हमारा कितनी चीजों में यूज होता है, देखो नेचुरल वेजिटेशन में, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हर चीज को किसके ऊपर हो रही है, लैंड के ऊपर ही हो रही है। इंडिया हैज लैंड अंडर वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर। तो ये रिलीफ फीचर का मतलब क्या होता है, लैंड फीचर्स कि भारत में कितनी तरह के लैंड्स पाए जाते हैं। देखो आपको पता है, जब हम नॉर्थ की बात करते हैं, इस एरिया की बात करते हैं, आपको पता है यहाँ पे सारा कौन सा रीजन है, हिमालयन रीजन है। यानी कि यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी माउंटेन्स। यहाँ पे हिमालयन रेंज आपको माउंटेन्स की देखने को मिलेगी। जब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, हरियाणा, पंजाब। ठीक है, उसके बाद जब आप राजस्थान की तरफ देखते हो तो वहां पे डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान आ जाते हैं। फिर हमारे सदर्न रीजन में प्लेट्यू यानी कि पठार आ जाते हैं। और हमारे जो अंडमान निकोबार हैं या लक्षद्वीप हैं, ये दोनों के दोनों क्या आ जाते हैं, आइलैंड आ जाते हैं। तो यानी कि इंडिया के जो रिलीफ फीचर हैं, जो भूमि की जो विशेषताएं हैं, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किन किन पार्ट्स में, कि इंडिया में क्या क्या पाए जाते हैं, माउंटेन्स पाए जाते हैं, प्लेन्स पाए जाते हैं यानी कि मैदानी इलाके, प्लेन्स का मतलब होता है मैदानी इलाके, माउंटेन्स। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, प्लेट्यूज पाए जाते हैं, और हमारे यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, आइलैंड्स पाए जाते हैं। ये 4 रिलीफ फीचर्स हैं किसके, इंडिया के, राइट। तो अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया, याद रखना, ये कुछ फिगर्स याद रख लेना, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो इंडिया के लैंड का 43% एरिया किस में कवर हो रहा है, प्लेन्स में, यानी कि मैदानी इलाकों में। प्लेन्स मतलब कि मैदानी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद 30% एरिया किस में कवर हो रहा है, माउंटेन्स में कवर हो रहा है। 30% एरिया किस में चला गया, माउंटेन्स में चला गया। कितना हो गया, 73%। तो बचा जो 27% एरिया है वो किस में चला गया, प्लेट्यूज में चला गया। अब आप कहोगे कि हमने जी आइलैंड्स की बात तो की नहीं। इसलिए नहीं की क्योंकि अभी हम किस चीज की बात कर रहे हैं, इस इंडिया के लैंड की बात कर रहे हैं। जो आइलैंड्स हैं वो यहां से बाहर निकल के समुद्र के अंदर हैं। जो हमारा आपको पता है, जो अंडमान निकोबार है वो किसके अंदर है, बे ऑफ बंगाल के अंदर है, बंगाल की खाड़ी के अंदर है। और ये भी क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। और जो हमारा लक्षद्वीप है वो अरेबियन सागर, अरब के सागर यानी कि अरेबियन सी के अंडर है। और यहाँ पे नीचे हमारा कौन सा ओशियन शुरू हो जाता है, इंडियन ओशियन शुरू हो जाता है। ये छोटी मोटी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम भारत के लैंड की बात कर रहे हैं तो 43% यहाँ पे क्या है, मैदानी इलाका, 30% माउंटेन्स हैं और 27% प्लेट्यूज हैं, यानी कि जो साउथ का रीजन है। अब हर जगह की, हर लैंड की जो फीचर्स हैं उनकी अलग अलग क्वालिटी है। जहां पे आपको मैदानी इलाके देखने को मिल रहे हैं वहां पे आपको एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलेंगी। जहां पे हम बात कर रहे हैं माउंटेन्स की, आपको पता है माउंटेन्स में सबसे बड़ी चीज है टूरिज्म। आप जैसे ही घूमने जाते हो हिल स्टेशन पे, माउंटेन्स में घूमने जाते हो, शिमला वगैरह घूमने जाते हो, तो वो किसके अंदर आता है, हिमालयन रीजन के अंदर आता है। तो वो माउंटेन्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिवर्स, वहां की नदियां, वहां का टूरिज्म और जो भी इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो भी वहां पे हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, प्लेट्यू रीजन की, पठार। तो ये जो पठार साउथ का रीजन है, ये आपको पता होगा कि यहाँ पे फॉसिल फ्यूल, मिनरल, कोल वगैरह और फॉरेस्ट वगैरह मध्य प्रदेश में, जैसे मध्य प्रदेश का रीजन है, फॉरेस्ट वगैरह काफी पाए जाते हैं महाराष्ट्र में।
तो इस रीजन में मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज बहुत होती हैं, ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। क्या होती है माइनिंग? माइनिंग का मतलब होता है खोदना, जब हम भूमि से कुछ निकालते हैं तो जहाँ जिससे हमें मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल मिलते हैं। तो इस कारण इस रीजन में भी काफी तरह की इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। तो हमने देखा कि भारत के जितने रिलीफ फीचर हैं उसके अकॉर्डिंग ही अलग अलग तरह से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन में हमारे पास क्या आ जाते हैं? फॉरेस्ट आ जाते हैं, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, फैलो लैंड, नेट सोन एरिया। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें से बड़े वाले क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सीबीएसई के पेपर में। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा भी है। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो सेशन में। कब कवर करेंगे? नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तो आपका जो टास्क है वो ये है कि पहले तो इस वीडियो सेशन को और प्रीवियस दोनों वीडियो सेशन को आप अच्छे से देखोगे, उसके बाद एनसीईआरटी बुक को रीड करोगे इस टॉपिक से पहले पहले। ये टॉपिक एज इट इज आपको वहां देखने को मिलेगा, इससे पहले पहले तक आप रीड करके आओगे। तो अगर आप साथ साथ रीड करते रहे तो ये चैप्टर आपके टिप्स पे होगा। ये टॉपिक क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, इसको हमें अच्छे से समझना होगा, तो इसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज का वीडियो सेशन यहीं तक रहेगा। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में अप्रिशिएट जरूर किया करो। आपका अप्रिसिएशन से हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हमें पता चलता है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हो, अच्छे से पढ़ पा रहे हो, तो इस चीज से हमें भी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।